हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं। अब आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको भी एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करना है, बचा हुआ 28 दिन में किस तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, इसके लिए मैंने केवल 25 टॉपिक आपको देंगे। वो पढ़कर आपको एग्ज़ाम देना है तो निश्चित रूप से 70 में 50 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब भूलना मत, इस YouTube चैनल पर, कौन सा YouTube चैनल है, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट पर आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ क्लास नोट्स भी मिलेगा और कल से रिवीजन की क्लासेज चैप्टर वाइज चलेंगी। अब हम चलते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे बिना समय गंवाए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक में टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र फर्स्ट टॉपिक है। इसमें आपको जो पढ़ने हैं, विधिवत पढ़ना है, वो कूलाम्स का नियम है। कूलाम्स का नियम आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। और विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है, आप पढ़े ही होंगे, अभी चैप्टर वाइज में रिवीजन जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। यहां पर देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है और मात्रक और उसके बीमा भी पढ़ने हैं। फिर आपको यहाँ पे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गॉस का नियम, इसको हम आत्मा कहेंगे, आत्मा बोला जाएगा। ये चैप्टर फर्स्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम में आप पढ़े क्या हैं? गॉस का नियम होता है चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये Q/ε0 के इक्वल होता है। ये गॉस का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन भी आप पढ़ लेंगे। और इससे एक नंबर में न्यूमेरिकल भी आ जाता है। एक नंबर में न्यूमेरिकल भी आता है। अनुप्रयोग में 3 आपको बताए गए थे, तीनों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पढ़ने हैं कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है और गॉस का नियम पढ़ना है। गॉस के नियम में अनुप्रयोग पढ़ना है। ये थ्योरेटिकल पार्ट हम बच्चों आपको बता रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट के बाद अभी हम न्यूमेरिकल कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है, इसको भी हम आपको क्लास देंगे। और निश्चित रूप से क्वेश्चन उसी टाइप के पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। हम अब दूसरे टॉपिक में चलेंगे। दूसरे टॉपिक में हमारा यह है, चैप्टर का नाम है विद्युत विभवांतर और धारिता। विद्युत विभवांतर और धारिता, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, ये समविभव पृष्ठ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो सूत्र मिलता है 1/4πε0 Q/R, इस सूत्र का उपयोग करके आपको आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। इस पर भी आप 1-2 न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा जरूर। अब
यहां पर विभव के टॉपिक से बस 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है, समविभव पृष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, उसका फार्मूला मैंने आपको दे रखा है। अब संधारित्र की अगर बात करें, संधारित्र में पढ़ना तो वैसे बहुत कुछ होता है, लेकिन सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ने हैं और संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ने हैं। कितना ऊर्जा होता है बच्चों संचित? 1/2 cv²। जैसे गतिज ऊर्जा का फार्मूला हमने पढ़ा था, K = ½ mv², यहां पे C होगा और ये v²। बच्चों यहां v पोटेंशियल है, v विभवांतर है। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन जो होता है, ज्यादा प्रश्न यहां पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो व्हीटस्टोन सेतु का जो फिगर बना होता है, व्हीटस्टोन सेतु के रूप में जो फिगर बना होता है, वो ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टर्म का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो यहां पे इसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा। यहां पर इन दोनों को आप सीरीज में जोड़िएगा, इन दोनों को सीरीज में जोड़कर दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, भूलना मत। चैप्टर वाइज का रिवीजन भी आपको देंगे हम। कल से पहले टॉपिक से रिवीजन आपको दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। पहले टॉपिक में आपको हमने बताया, दूसरे टॉपिक में समविभव पृष्ठ पढ़ने हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ने हैं, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ने हैं और संचित ऊर्जा भी पढ़ना है। इससे न्यूमेरिकल का टर्म आता है, आंकिक प्रश्न आते हैं, जरूर आएगा। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम का संयोजन आपको याद होगा किस तरीके का संयोजन होता है, 1/c = 1/c1 1/c2। समांतर क्रम में सीधा योग होता है, C = C1 + C2 होता है। ये प्रतिरोध का सीधा उल्टा होता है, प्रतिरोध का सीधा उल्टा होता है। ये संधारित्र का संयोजन होता है। संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है बच्चों? संधारित्र का संयोजन इसलिए किया जाता है कि कम फैराड, ये संधारित्र कहाँ बेटा लगा होता है? ये पंखों में। इसका नाम दूसरा होता है कंडेंसर। कंडेंसर ये क्या करता है? ये एनर्जी का हाउस होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को जो स्टोर करता है, यही की वजह से फैन क्या करता है, स्टोर करके टोटल एनर्जी ये कन्वर्ट कर देता है, मोटर को दे देता है और फैन चलता है। बिना कंडेंसर का फैन नहीं चलेगा बेटा। आगे हम बात करेंगे। अब चलेंगे तीसरे टॉपिक में। तीसरे टॉपिक में हम चलेंगे, तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत धारा का टॉपिक है। विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं? करंट। करंट, बिना करंट का इस टाइम तो संभव कुछ करना नहीं है। आपको करंट चाहिए, पढ़ने के लिए भी करंट आपको चाहिए। करंट पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। और इसका विद्युत धारा की अगर बात करें, मात्रक क्या होगा? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। क्लियर? उसके बाद इसमें जो मेन टॉपिक आपको मिलेगा वो अनुगमन वेग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग बहुत, यही इसी की वजह से करंट का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। और एक फार्मूला होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो होता है, I = NEAVD होता है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। आंकिक प्रश्न जरूर आता है यहां से, ध्यान दीजिएगा। आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है, वो भी 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स मिलेगा आपको। इस सूत्र का उपयोग करके 2024-25 के सत्र में जरूर यहां से प्रश्न मिलने वाला है आपको। ओम का नियम, ओम का नियम कक्षा 10 में ही पढ़ चुके हैं आप। क्या होता था? V समानुपाते I था, इसी को R = V/I लिखा जाता था।
अच्छा, अगर आपसे पूछे ग्राफ कैसा मिला था, इसका ग्राफ जो मिला था ये स्ट्रेट लाइन मिला था। ठीक है, प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, पढ़े ही हो। ये लंबाई के क्या होता था, समानुपाते, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाते होता था। इसी को आप लिख लेते थे R इक्वल टू रो L बाई ए। रो को क्या पढ़ा जाता था, रो को विशिष्ट प्रतिरोध का नाम दिया जाता था। ठीक, और क्या, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आगे आपको पढ़ना है किरचॉफ का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। ये दो नियम होते हैं बच्चों, दो नियम में एक प्रथम नियम होता है, इसको प्यार से कहते हैं KCL और KVL। KCL KVL ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। KCL ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसी का नाम संधि का नियम होता है। KVL ये वोल्टेज का नियम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसका पूरा नाम है। यहां से आपको न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है, निश्चित आएगा। KVL से न्यूमेरिकल निश्चित आता है, वो भी 3 नंबर में आता है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु इसी किरचॉफ के नियम पर आधारित एक ऐसी संरचना होती है जिसमें 4 भुजाओं के अनुदिश प्रतिरोध को हम जोड़ देते हैं, जोड़कर हम ऐसा सेतु बना देते हैं को जो 5वां प्रतिरोध होता है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, टॉपिक आपको क्या है, अनुगमन वेग पढ़ने हैं और I बराबर NeAVD का फार्मूला से न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं। ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किरचॉफ का नियम पढ़ना है और आपको व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने हैं। ये चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है आपको। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे चौथे चैप्टर में, 5वें टॉपिक में हम पहुंचते हैं। 5वां टॉपिक हमारा क्या है, गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण चुंबकत्व, ये टॉपिक का नाम है। थोड़ा सा ये टफ चैप्टर है, ये टफ चैप्टर है और अभी हम इजी, मॉडरेट और टफ चैप्टरों को डिवाइड करेंगे, उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। गतिमान आवेश के कारण चुंबकत्व की अगर बात करें, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ने हैं। इनके नियम, किस नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जा सकता है, चुंबकीय बल जो लग रहा था F बराबर QVB, ये फार्मूला लगेगा। किसी भी वस्तु पर आवेशित वस्तु होगा, चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान होगा, तो उस पर ये बल काम करेगा। F इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है, QVB साइन थीटा होता है। और यहाँ पे दो समांतर तारों के बीच बल, ऐसे समांतर तार होते हैं जिनमें I1 की करंट फ्लो हुआ था, इसमें I2 का करंट फ्लो हुआ था, बीच का डिस्टेंस d था। तो ये एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो F बाई L फार्मूला आया था, μ0/2 पाई I1 I2 बटे d आया था। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है और इसका डेरिवेशन तो बहुत बहुत आता है। ये सबसे ज्यादा प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है, डेरिवेशन भी आता है और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। यदि डेरिवेशन नहीं आया तो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल 100% आएगा। पर्चा जब आप पाएंगे तो आपको ये लगेगा सर जो ने बताए थे सेम वही प्रश्न आया है। और तीसरे टॉपिक में जब हम पहुंचेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ये वोल्ट मीटर, धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। बच्चों धारा मापी क्या होता है, धारा मापी से करंट को डिटेक्ट करते हैं, धारा मापी से करंट को डिटेक्ट करते हैं और बहुत छोटी वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं।
हमें वैल्यू ज्यादा रखना है, ज्यादा मान मेजरमेंट करना है, तो हम अमीटर में रूपांतरित करेंगे और वही धारा मापी से हम गैल्वनोमीटर में भी क्या करेंगे, रूपांतरित करेंगे। आसान है। अभी आपको रिवीजन जब हम कराएंगे पुनः आपको अच्छे से एक एक पॉइंट पर हम नजर रखेंगे और आप देखते रहिएगा। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता ये आई बाई धारा सुग्राहिता एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा सुग्राहिता, वोल्टेज में फाई बाई क्या होगा, आई होगा, वी होगा। ये इस तरीके से होता है। आप 2 टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें 4-5 हैं। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, 2 समांतर तारों के बीच लगने वाले बल पढ़ने हैं, धारा मापी का रूपांतरण अमीटर में और धारा मापी का रूपांतरण वोल्टमीटर में। लास्ट आपको चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता पढ़ने हैं। ठीक, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में हम बढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक होगा चुंबकीय पदार्थ। ये बहुत छोटा टॉपिक है। चुंबकीय पदार्थ में सिर्फ आपको 3 पढ़ने हैं, प्रत्युंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसका मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है अगर इस तरीके का कोई परिनालिका है, सोलेनाइड इसे बोला जाता है, और आपके पास यहां पे कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, इसे जब ये ले जाएंगे अंदर, अगर ये मामूली सा आकर्षित कर रहा है तो अनुचुंबकीय पदार्थ, अगर प्रबल रूप से ये कर रहा है तो लौ चुंबकीय पदार्थ, अगर ये प्रतिकर्षित कर रहा है तो ये जो हो बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, उन्हें हम लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ मामूली से आकर्षित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है ये प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित रेपल करते हैं। ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें पूछा जाता है अगर चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अगर पूछा जाता है तो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। प्रति का मतलब, प्रवृत्ति का मतलब अच्छा वाला गुण, आकर्षित करने का गुण। ये क्या करता है, प्रति का मतलब बाहर फेंकता है, इसलिए ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका ये 1 के करीब में होता है पर पॉजिटिव होता है। ये बहुत ज्यादा होता है, 1 से काफी ज्यादा अगर है तो ये किस में रखे जाएंगे, लौ चुंबकीय पदार्थ में रखे जाएंगे। केवल 1 हेडिंग इसमें है, 1 हेडिंग आपको पढ़ने हैं। आगे अगला टॉपिक हमारा ये होगा, अगला टॉपिक हमारा ये चुंबकीय पदार्थ के बाद, चुंबकीय पदार्थ के बाद हमारा इसी टॉपिक में है ये क्या, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम। लेंज का नियम बहुत आसान है, जिससे जो उत्पन्न होता है उसी चीज का विरोध करता है। जहां प्यार होता है वही नफरत होते हैं, यह लेंज का नियम है। लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वह उत्पन्न हुए होते हैं। वही यहां पर देखेंगे, फैराडे के नियम में 2 नियम आपको, न्यूमैन का नियम पढ़ना है, ठीक, और स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण आपको पढ़ने हैं। स्वप्रेरण का मतलब खुद कहना, अपने आप में खुद ही रोना, ये क्या है, स्वप्रेरण की बात है। अगर अन्योन्य प्रेरण की बात करें तो अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है कि
चोट लगी तुझे तो दर्द मुझे होता है, ये गाना आप याद रखना। एक कुंडली में करंट आप क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, दूसरी कुंडली में क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो वही हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा कि चोट लगी तुझे तो दर्द मुझे होता है, ये गाना याद रखना। इसमें करंट आप फ्लो करोगे तो इसमें भी करंट फ्लो हो जाएगा। तो बच्चों को अगर चोट लगती है तो माँ को भी दर्द होता है, इसलिए ये अन्योन्य प्रेरण की कहानी होती है। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगले टॉपिक में हम चलेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा बहुत छोटा टॉपिक है, इसको कहते हैं करंट, एसी करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसी करंट कहा जाता है। इसमें वीआरएमएस, आईआरएमएस और मीन वैल्यू, वीआरएमएस, आईआरएमएस और उसका मीन वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आना है, न्यूमेरिकल आना है। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में टॉपिक आपको मिला है, एलसीआर परिपथ में सीरीज में है, श्रेणीबद्ध, श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ है। एल सी और आर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और हम इसका प्रतिबाधा निकालेंगे और परिणामी वोल्टेज भी निकालेंगे। वहां से आपका न्यूमेरिकल आना है, डेरिवेशन नहीं आना है। प्रतिबाधा निकालना ये जरूरी है। प्रतिबाधा जो होता है ये प्रतिरोधों का परिणामी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो होता है, ये प्रतिबाधा होता है। एल का मतलब इंडक्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रजिस्टर। एसी शक्ति में आपको पढ़ने हैं, एसी शक्ति P बराबर VRMS IRMS cos फाई पढ़ने हैं। ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये कितने ट्रांसफार्मर क्या काम करता है बच्चों, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो वोल्टेज और करंट को क्या कर सकता है, बदल सकता है, उसे ही ट्रांसफार्मर कहा जाता है। 11,000 वोल्टेज के जो आपके घरों के आसपास में करंट आ रहा है, 11,000 वोल्टेज को ये 220 या 440 में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ही वोल्टेज और करंट को बदलने के काम में आता है। जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है स्टेप अप, एक का नाम होता है बच्चों स्टेप डाउन। एक का नाम स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप नाम से पता चल रहा है ये वोल्टेज को बढ़ाता है। वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं उन्हें हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। जो वोल्टेज को घटाते हैं उन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। ये ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या करेंगे, आपके वाइवा के लिए चार्ट भी आप बना सकते हैं और इससे न्यूमेरिकल भी आता है और ये थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर आप जान गए, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर जान गए। नेक्स्ट ये टॉपिक में सिर्फ अगर ट्रांसफार्मर आप पढ़ लिए तो समझ जाओ बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये एक टॉपिक है मात्र। विद्युत चुंबकीय तरंगे में 7 ये तरंगे होते हैं, जिनमें एक्स रे, गामा रे और अवरक्त रे, दृश्य प्रकाश, इस तरीके से लघु तरंगे, रेडियो तरंगे, ये 7 प्रकार की तरंगे हैं और इनका आवृत्ति का परास आपको याद रखना है और तरंगदैर्घ्य का परास याद रखना है। किन किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग कहां कहां किया जाता है, ये टॉपिक आपको याद रखना है। ज्यादातर
अति लघुत्तरी के क्वेश्चन यहां से बनेंगे या बहुविकल्पी के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। आगे हमारा अगला जब हम सेकंड पार्ट में चलेंगे, सेकंड पार्ट में हमारा ये होगा वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स का और रे ऑप्टिक्स, ये सबसे ज्यादा कठिन होता है। इस लेंदी चैप्टर होते हैं, इसे बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता है, इसलिए इस टॉपिक में हमने एक इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन चूज किया है, गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, दो चीजें आपने पढ़ा, एक उत्तल पृष्ठ द्वारा, एक अवतल पृष्ठ द्वारा आपने पढ़ा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों से ही न्यूमेरिकल आना है। आंकिक प्रश्न आने हैं और इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डेरिवेशन भी आता है। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आपको याद होगा, जो n बराबर करके था साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये बच्चों ध्यान देना, न्यूमेरिकल यहां से बन रहा है 2025 के एग्जाम में, यहां से न्यूमेरिकल बन रहा है। और वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं? वेव ऑप्टिक्स में बस दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। एक जो होता है वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ने हैं, वेव ऑप्टिक्स में पहला आपको टॉपिक पढ़ने हैं वेव थ्योरी के आधार पर वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या। दोनों चीजें पढ़नी है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। वेव ऑप्टिक्स, वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या आपको पढ़ने हैं। बस ये हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर ही आपको यहां पर इसकी व्याख्या करना है। आपको क्या करने हैं, दूसरे टॉपिक में एक का टॉपिक का नाम है व्यतिकरण। इसको इंटरफेरिंग लाइट भी कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। ये क्या करता है बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण ऐसी घटना है जो प्रकाश में यह साबित कर देता है कि प्रकाश में तरंग नेचर है। प्रकाश में कौन सा नेचर है, तरंग नेचर है। व्यतिकरण में दो टॉपिक आपको मिलेंगे, दो वेव जब मिलेंगे, व्यतिकरण में संपोषी विनाशी व्यतिकरण होता है। शार्ट में देख लो व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण ये होता है जब दो वेव चलती हैं, चलने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद कहीं पर ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं, कहीं पे डार्क फ्रिंजें बनती हैं। एक घटना, यही घटना व्यतिकरण बोला जाता है। इसमें आपको दो पढ़ने हैं, एक तो परिणामी आयाम निकालना है, परिणामी आयाम निकालना है, जिसके लिए फार्मूला आपको a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये फार्मूला मिला था। और अगर इसी का फार्मूला इंटेंसिटी के टर्म में था तो I इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2, ये अंडर रूट नहीं रहेगा। उसके बाद यहां पर I मैक्सिमम की वैल्यू निकाले थे, I मैक्सिमा की वैल्यू निकाले थे, A1 प्लस A2 का दोनों वेव का एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। और अगर I मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर मिलेगा। ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब करना क्या है,
अब यहां पर एक और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो फ्रिंजें बनती थी उसकी चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? फ्रिंजों की चौड़ाई। क्या आया था? बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाई टू स्मॉल डी। फार्मूला याद करने का तरीका ये होगा, ये लैम्डा है, लंगड़ा है, ये कैपिटल डी बड़े लोगों के साथ में रहेगा। कहीं किसी फार्मूले में ये स्मॉल डी के साथ में लैम्डा नहीं है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये व्यतिकरण के टॉपिक में बस इतना ही याद रखिएगा। इसमें याद रखने में क्या आएगा, ये चीजें आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्रुवण पढ़ने हैं। ध्रुवण पढ़ना है। ध्रुवण में दो टॉपिक मात्र पढ़ने हैं। एक बूस्टर का नियम है, दूसरा क्या है? मैलस का नियम है। बूस्टर का नियम और मैलस, इसको मालूज ला कहते हैं। बूस्टर का नियम थोड़ा बहुत याद है। बूस्टर का नियम जो होता है ये म्यू बराबर tan आईपी होता है। आईपी बोले तो क्या बोले? आईपी का मतलब होता है ध्रुवण कोण। मैलस या मालू का ला क्या होता है? आई इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों न्यूमेरिकल 3 अंकिक प्रश्न हल कर लेना आएगा। 3 अंकिक प्रश्न यहां से जरूर आएगा। 3 नंबर के आएंगे और 3 अंकिक प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। वेव थ्योरी के आधार पर अब परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। व्यतिकरण में 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ध्रुवण में बूस्टर का नियम और मालूज ला पढ़ने हैं। और मालूज ला पढ़ने के बाद आपको एक टॉपिक और इसमें पढ़ने हैं, पोलेराइड। पोलेराइड, ये पोलेराइड का उपयोग कहां किया जाता है? उपयोग कहां किया जाता है बच्चों, ये पूछा जाएगा। ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के काम में आता है। ठीक है, रिवीजन जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो अच्छे से कराएंगे। आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा ये कौन सा टॉपिक होगा? इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ना है। आइंस्टीन प्रभाव को हटाकर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। इसका ये मतलब है हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये चीजें क्या है? कार्यफलन है। क्या है? कार्यफलन कहते हैं इसे। वह मिनिमम एनर्जी होता है जो किसी धातु की सतह पर पड़कर इलेक्ट्रॉनों को इमिट करा दे, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसको देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। और आपको यहां पे कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये टॉपिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसे आप देख लीजिएगा। और इसमें डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक आपको डी ब्रांगली तरंग ये पढ़ने हैं।
और इसी में लेमडा इक्वल टू एच बाई पी भी टर्म होता है, इससे न्यूमेरिकल भी लगा लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य कितना होता है, इसके लिए भी फार्मूला आया है, उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। आगे हमारा टॉपिक ये होता है, परमाणु और नाभिक की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक के टॉपिक में नील बोर का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल, क्या बच्चों? बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल आपको पढ़ने हैं। बोहर कक्षा की त्रिज्या निकालने हैं। बोहर कक्षा की त्रिज्या आपको निकालने हैं, इसके लिए डेरिवेशन कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसी टॉपिक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। ला, बाप, ब्रेक, फास्ट। जमाना उल्टा हो गया बच्चों। अब बेटा बाप से ब्रेकफास्ट के लिए क्या करता है? मांगता है। ब्रेकफास्ट नाश्ता मांगता है बेटा बाप से। ला का मतलब होता है लाइमन। लाइमन श्रेणी 5 वर्गों में बांटा गया। बा का मतलब बामर श्रेणी। पा का मतलब होता है पाषाण श्रेणी। और इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रैकेट श्रेणी। और फास्ट का मतलब होता है फुंड श्रेणी। ला का मतलब होता है लाइमन में N1 की वैल्यू 1 होगा, बामर में N2 N1 की वैल्यू 2 होगा, पाषाण में N1 की वैल्यू 3 होगा, फुंड में N1 की वैल्यू 5 होगा, ब्रैकेट में N1 की वैल्यू 4 होगा। और अगर लाइमन श्रेणी का तरंगदैर्घ्य अगर आपको निकालना है तो आसान फार्मूला लेमडा आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N2 की वैल्यू क्या होगा? 2 से स्टार्ट होगा, आगे ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे बामर के लिए 2 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ला बाप ब्रेकफास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इसी के आधार पर आप क्या करिएगा, इसको बामर और पाषाण लाइमन श्रेणी। अगर और एक प्रश्न पूछ लिया जाए, बामर श्रेणी किस भाग में, लाइमन श्रेणी किस भाग में पाया जाता है? पराबैंगनी भाग में। और बामर दृश्य भाग में, बाकी सब ये अवरक्त भाग में पाए जाते हैं। आगे टॉपिक हमारा आता है सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर आपको दे देगा, 8 नंबर का सेमीकंडक्टर आता है। बहुत आसान टॉपिक है। इस टॉपिक से, इससे आसान टॉपिक है ही नहीं है क्लास 12th में। अर्धचालक एवं पीएन जंक्शन डायोड। क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। अर्धचालक एवं पीएन जंक्शन डायोड। इसमें बच्चों क्या पढ़ने हैं? सिर्फ आपको पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे
अर्धचालक में अर्धचालक जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक, इसी में आपको निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, ये बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। और इसी में पढ़ने हैं आपको फॉरवर्ड बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड। तीसरा आपको पढ़ने हैं फुल वेव रेक्टिफायर। बस इतने टॉपिक आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 25 टॉपिक आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब आप ईमानदारी से पढ़ाई पे आ जाइए, पढ़ाई करिए। अब हमारा यहाँ पे वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इसके बाद कल हम रिवीजन का टॉपिक, क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन कराएंगे। आप लोग 8 बजे लाइव आ जाइएगा। धन्यवाद।